नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 4 बज गए हैं और मैं आपको बताता हूं कि आज वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर देश की नजर टिकी हुई है। सबसे बड़ी खबर आज की जो है कि आज जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर होगी कि 24 लाख जो भविष्य बच्चों का फंसा हुआ है उस पर कब फैसला आएगा। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ये जो समय है ये झेलना मुश्किल हो रहा है छात्रों के लिए, उस पर करेंगे चर्चा। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है अंदर की खबर, रिपोर्टर्स के पास चलेंगे और वो भी आपको बताएंगे। सब आपके सामने होगा। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में आसमानी विनाशलीला चल रही है। बाढ़ बारिश ने सब बेहाल किया हुआ है। उसकी वजह से कई जगह जो खेत हैं वो डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, यातायात बाधित हो गया है। सब तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हर जगह की रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आईएएस लेडी सुर्खियों में क्यों आई हैं, उनकी क्या करतूतें हैं, सबूत भी सामने आए हैं, इस पर भी होगी हमारी नजर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका तारुफ करा दें अपने सहयोगियों से जो मेरे साथ इन सब खबरों पर मुझे विस्तारित रिपोर्ट देंगे। अभिषेक उपाध्याय जुड़ेंगे मेरे साथ, अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, सबसे यही बातचीत करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ मैं करने जा रहा हूं। जो बड़ी खबर है वो ये आई है कि पाकिस्तान के लिए आज की ये सबसे बुरी खबर है। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीसीसीआई के आला अधिकारी के हवाले से यह खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम नहीं जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं कि जो टीम इंडिया है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, आला अधिकारी के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसको खेलने के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी होती है भारत पाकिस्तान के मैच पर, और जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोकप्रियता जो है, मतलब लोगों का जो क्रेज है, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो तो देखते ही बनती है। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको देखते हुए अब यह खबर आ रही है कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा सकती है। बीसीसीआई के आला अधिकारी यह फैसला ले सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है और यह फैसला जायज भी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान लेजिटिमाइज करना चाहता है इंडिया वहां पर खेलने जाएगी तो उसका जो पाकिस्तान का एक स्टैंड है कि वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, टेररिज्म का जो पहले आतंक था, जो प्रकोप था, वो चीजें हटी हैं, ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। आप याद कीजिए 2008 के बाद से आज तक भारत ने पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला है और इसके पहले 2023 का जो एशिया कप था वो भी श्रीलंका में खेला गया था। तो भारत का जो स्टैंड है वो लगातार इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान आज भी न सिर्फ आतंकवाद की सप्लाई कर रहा है बल्कि आतंकवाद का वो एक तरह से फैक्ट्री बना हुआ है। और वो आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से लेकर के जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर ईरान का हिस्सा, भारत का हिस्सा, कई दिशाओं से पाकिस्तान उस आतंकवाद को खाद पानी मुहैया करा रहा है। और इसीलिए भारत इन हालातों में पाकिस्तान जाने को कतई तैयार नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे खेल संपादक जो हैं जीएस विवेक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जरा इनके पास लिए चलते। विवेक, अगर ये जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये अगर पाकिस्तान में नहीं होकर किसी और देश में, जैसे श्रीलंका की बात चल रही है, वहाँ हो, तो इसका क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टूर्नामेंट आईसीसी का है तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। अब चाहे वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, अबू धाबी में हो, ओमान में हो, जो कि जितने भी ऑल्टरनेटिव वेन्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, होस्टिंग राइट्स के जो पैसे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाएंगे। तो फाइनेंशियल ट्रबल के हिसाब से पीसीबी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पीसीबी को ये है कि ये उनके मुंह पर एक तमाचा होगा कि जब भारतीय टीम ये कह दे कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हालात सामान्य नहीं है और कतई कुछ चीज़ों की वजह से इंडियन टीम नहीं जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पर इट्स अ लॉस ऑफ फेस है। और अगर बीसीसीआई ने जब मना कर दिया कि हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे तो तुरंत जो है आईसीसी के लिए ये एक्स्ट्रा मॉनिटरी बर्डन हो जाएगा कि 2 जगह पर कराने के लिए सेटअप कराना पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी देखना पड़ेगा, बसेस देखने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स देखने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आईसीसी मजबूर हो जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से मुकाबले को खेला जाए हाइब्रिड मॉडल पर। एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल खेला गया तो पीसीबी को जितना पैसा मिलना चाहिए था लगभग उससे आधा मिला, क्योंकि सारा का सारा खर्चा पाकिस्तान
पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा था, यहाँ पर आईसीसी करेगा। तो आईसीसी को बीसीसीआई मजबूर कर रहा है आईसीसी को कि हमने अपना रुख साफ कर दिया है। एजीएम होने वाला है श्रीलंका में 25 तारीख को, वहां पर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ये बात साफ कर देगा आईसीसी को कि भारत की टीम, बीसीसीआई की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो अब उसके बाद बॉल आईसीसी के पाले में रहेगा कि वो हाइब्रिड मोड पे कराना चाहता है, पाकिस्तान को फिर भी थोड़े बहुत मैचेस देना चाहता है, या फिर अपने जो उनका जो इनकम है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देते हुए पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो किसी और देश में कराएं। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट आ रही है, वो जरा दर्शकों को बताते हैं। टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पीएम और सरकार जवाब दे। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनका यह बयान मैं आपको बता रहा हूं। बीसीसीआई का सहारा ना लें, उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि यह फैसला सही है। रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है। तो दो बयान मैं आपको बता रहा हूं। ये इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहा है, कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई का सहारा ना ले, सरकार इस पर जवाब दे, पीएम इस पर जवाब दे। उधर उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने इस फैसले को, मतलब टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के फैसले को सही ठहराया है और उन्होंने ये बात कही है कि रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम ये दोनों बयान आपको सुनवा देते हैं। मुझे हैरत यह है कि जब देश के जवान शहीद हो रहे हैं तो देश की लीडरशिप और देश की जनता इस बात का इंतजार करे कि बीसीसीआई की प्रतिक्रिया है, जब रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। तो ये दोनों बयान हमने आपको सुनवा दिया। अभिषेक उपाध्याय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभिषेक, ये बात कहां तक जायज लगती है? हालांकि राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत आम है और वो उस पर आएगी, लेकिन ये बात कहां तक जायज लगती है कि इस पर पीएम और सरकार आकर जवाब दें, बीसीसीआई का सहारा ना ले? इससे साफ पता चलता है कि सियासत तो हो ही रही है इस पर। देखिए, जो इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है वो बयान उसी स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री पर, लगातार सरकार पर आप जिम्मेदारियां डाल करके और सरकार को दबाव में लगातार लिए रहें, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और ये इस बार जो 99 सीटें आई उसके बाद से कांग्रेस लगातार कर रही है और एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसे इस तरह का सवाल रेस करना ये उसकी अपने राजनीतिक रणनीति है जिसका वो लगातार प्रयोग किए जा रही। तो इस मामले में भी उन्होंने सरकार पे कर दिया कि सरकार आकर के बयान दे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना बात होगी। उमर अब्दुल्ला जो बातें कह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालातों का आईना है। यही उमर अब्दुल्ला, यही फारूक अब्दुल्ला, यही महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट की, अच्छे रिश्तों की, बातचीत की तमाम वकालत करते रहे थे। और आज उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, आतंकवाद की पाकिस्तान के ऊपर है, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात बदले हैं, किस तरह से पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट है उससे मोहभंग जो वहां के युवाओं में है, जिस तरह से वो मोहभंग हो रहा है उसका असर वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस पर भी नजर आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला का बयान इसी जो अंदर अंदर चर्निंग हो रही है, जो ये बदलाव हो रहा है, ये उसी बदलाव का एक आईना है। जी। तो इस बदलाव में क्या कांग्रेस साथ नहीं है क्या, कि कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है? देखिए, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रेटजी की बात है, प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए उनकी राजनीति का मतलब जम्मू कश्मीर है, कांग्रेस के लिए राजनीति का सीधा सा मतलब नरेंद्र मोदी। और ये हम लगातार देख रहे हैं जब से इस बार कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं, नीट से लेकर के हर मुद्दे पर वो नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद कर रहे हैं। तो उनको कोई भी मुद्दा मिलेगा तो उसका सीधा सीधा वो नरेंद्र मोदी के कंधे पर रखेंगे। ये उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है। और आपको यही मुद्दा नहीं, ये तो क्रिकेट का मुद्दा है, भविष्य में भी कोई मुद्दा आएगा, ईरान से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अभी रूस का जो भी इशू आएगा, वो ये जिम्मेदारी रखेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है, लगातार दबाव मेंटेन करना और सरकार को अनईजी करना, ये इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को एक सुर में बोलना चाहिए। बहुत ऑब्वियस है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी हाल में ट्रॉफी जीत कर आई है। और जीएस विवेक से मैं ये ले लेता हूं सवाल कि अभी हाल में ट्रॉफी जीत कर आई है और अभी जो ऐसा कहा जा रहा है जैसे हमारे प्लेयर्स हैं कि उनका जो हमारी टीम है वो विश्व स्तर की टीम है, सबसे अच्छी टीम है, विश्व विजेता टीम है। अगर ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कोई फैसला लिया जाता है तो देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होकर उस पर बोलना चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कंट्री से पहले कुछ नहीं होता है, और ये बात बीसीसीआई ने भी साफ़ किया हुआ, और इसी वजह से उन्होंने ये रुख अपनाया है कि पाकिस्तान में टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने के लिए, चाहे किसी भी हालत में हो। हम पाकिस्तान से लगातार खेलते आ रहे हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बायलैटरल में भी बीसीसीआई जहाँ पर बीसीसीआई का बस चलता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सीरीज़ नहीं होते हैं, कई सालों से नहीं हो रहे हैं। 2012 के बाद से जो है कोई सीरीज़ नहीं हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल। तो इस बात को लेकर बहुत साफ रवैया है बीसीसीआई का कि वो पाकिस्तान से जब तक मजबूरन ना खेलना पड़े, जैसे कि आईसीसी ट्रॉफी होता है या फिर एशिया कप होता है, जहाँ पर उन्हें मजबूरन खेलना पड़ता है, मल्टी टीम इवेंट जो होता है वहाँ उन्हें खेलने की उनकी मजबूरी होती है, वहाँ वो खेलती है। लेकिन ये जो मजबूरी है कि आपको पाकिस्तान में जाके खेलना है, ये जो है मजबूरी नहीं है इंडियन टीम की, और बीसीसीआई ने ये अपना रुख बहुत साफ कर दिया है, और आईसीसी को भी सीधे सीधे शब्दों में इस बात को बता दिया गया है, इनफॉर्मली बता दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था तब भी वहाँ पर बातचीत हो चुकी थी, और इस एजीएम में जो श्रीलंका में होना है अगले हफ्ते, वहाँ पर आधिकारिक तौर पर यह बता दिया जाएगा कि बीसीसीआई को गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं मिली है, और गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। आप चाहे वो सुरक्षा का जो है आप हवाला ले लीजिए, या फिर जो गवर्नमेंट का एक स्टांस है, क्योंकि आईसीसी के जो लूप होल्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, वो या तो सुरक्षा के हिसाब से होते हैं, या गवर्नमेंट का स्टैंड अगर किसी देश को लेकर किसी चीज़ को लेकर होता है तो क्रिकेट टीम को ये अलाउ करती है आईसीसी कि वो अपने देश के स्टैंड के साथ रहें। तो इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से जो है बीसीसीआई ने इसका हवाला देते हुए आईसीसी को ये साफ कर दिया है कि इंडियन टीम फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो चाहे हाइब्रिड कराएं या पूरा का पूरा टूर्नामेंट कहीं शिफ्ट कर जाएं, कहीं पे भी खेलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जाके टीम इंडिया नहीं खेलेगी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। आतंक के सफाए को लेकर एक बड़ी तैयारी है। कठुआ हमले को लेकर सुरक्षा बलों की बैठक हुई। जेके मतलब जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, पंजाब के डीजीपी, बीएसएफ की बैठक हुई। 100 घंटे के बाद भी आतंकियों का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। सीमा पार से घुसपैठ पर रोकने के बारे में इस बैठक में बातचीत हुई। 100 घंटे के बाद भी अभी तक आतंकियों का सुराग नहीं मिल पाया है। और ये जो बैठक हुई, इसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे, पंजाब के डीजीपी थे, और बीएसएफ के जो आला अधिकारी थे, उनके साथ मिलकर बैठक हुई। एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। अब तक के अपडेट्स लिए गए कि सर्च ऑपरेशन जो है वो अब तक कहां तक पहुंचा है। तो ये जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी मिलके ये बैठक कर रहे थे, क्योंकि आतंक के सफाए को लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है। जो कठुआ में हमला हुआ, जो हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन कई इलाकों में चलाया जा रहा है। अब उसका अपडेट क्या है, आगे की कार्रवाई कैसे करनी है, इसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी और बीएसएफ की बैठक हुई। 100 घंटे बाद भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलते हैं, क्या अपडेट है सर्च ऑपरेशन का और इस बैठक के बारे में। अभिषेक, देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बैठक जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने के लिए है। पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जहां से जो इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट हैं, जैसे कि राजौरी पुंछ की बात करें, सांबा हीरानगर की बात करें, जहां से पॉसिबल इन्फिल्ट्रेशन के पॉइंट हैं, उन सबको मॉनिटर करने से लेकर के, और जो स्लीपर सेल्स हैं जिस तरह से वो एक्टिव हैं, और यही एक बड़ा जो कठिनाई सामने आ रही है कि ये आतंकियों का सुराग नहीं मिल पा रहा, उसमें बड़ी भूमिका स्लीपर सेल्स की है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए और जो टेक्निकल जो सर्विलांस होता है, इन सब सारी चीजों पर एक गहन चर्चा हुई है। और कवायद यही की जा रही है कि ये जो कठुआ में हुआ है, उधमपुर में हुआ है, जो लगातार, और जम्मू आप ध्यान दीजिए, जम्मू लगातार निशाने पर है आतंकियों के। स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज कर दी है। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर से कहीं ज्यादा उनका फोकस जम्मू पर हो गया है। तो इसी सबको देखते हुए स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, ताकि इस सारी समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए, और इस तरह के हमलों की बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसको रोकने का जो लूप होल्स हैं, जहां से ये चीजें घट रही हैं, वहां पर कोई निर्णायक कदम उठाए जा सके। ठीक है अभिषेक, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए मैं अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर रहा हूं। 24 लाख छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 18 जुलाई को सुनेगा।
ये नीट मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। सीबीआई को जो लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करनी थी उसने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन आज भी छात्र मायूस रहे, कोई फैसला नहीं आया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, वो डायलॉग अभी भी बहुत शाश्वत है, सत्य है, वो इससे पता चलता है। अब 18 जुलाई की तारीख जो है अगली सुनवाई उसमें होगी। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। छात्रों का धैर्य तो टूट ही रहा है ना अंकित? बिल्कुल वो धैर्य टूट रहा है और समझा भी जा सकता है विवेक, क्योंकि जो है नतीजा आए हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। और जो केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब तो ये है ना कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जो रीनीट के छात्र जो मांग कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी रीनीट करवाने की मांग कर रहे हैं, उनकी जो है जो एक उम्मीद है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जो दिन बढ़ते जाएंगे तो फिर ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सेशन ही खराब हो जाए या लेट होता चला जाए। तो इस वजह से वो आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं उन छात्रों के जहन में जो लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उन दोनों में एक समानता है। वो क्या समानता है? वो ये है कि दोनों ही, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं अपने हलफनामे के आधार पर कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए ने तो जो पटना का जो मामला सामने आ रहा था वहां तक कह दिया एनटीए ने कि हमारी जांच में जो उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी की है उन्होंने पेपर लीक से भी इंकार कर दिया है। तो अब यहां पर सरकार हो, केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो यही बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई तो रीनीट के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए का कहना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई ही नहीं है, लिहाजा रीनीट का सवाल नहीं उठना चाहिए। ऐसा ही लग रहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई झूठ बोले जा रहे हैं और 24 लाख बच्चों का भविष्य अभी भी अधर में अटका हुआ है। बिल्कुल, और ये बच्चे जो लगातार देखिए, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी कई सारे छात्रों ने मुलाकात भी की है, उन्होंने अपनी बातें भी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने भी रखी हैं। लेकिन यहाँ पर विवेक ये भी गौर करना होगा कि देखिए बहुत सारे छात्र हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रीनीट ना हो। सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों ही तरह की याचिकाएं हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि अगर कुछ मामलों में गड़बड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम जो छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे उन्होंने सबके ऊपर सवाल या संदेह कर देना चाहिए। ये देखना जरूरी होगा कि गड़बड़ी हुई तो किस पैमाने पर हुई और क्या वाकई में जो पूरी परीक्षा है वही कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसके ऊपर यहाँ अंकित, अगर पूरी परीक्षा पर बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर सवाल उठते हैं। एनटीए और सिस्टम जिस घालमेल की तैयारी कर रहा है, इससे यह बात तो साफ हो जाती है ना, मतलब संसाधनों से भरा हुआ देश, एक संस्था आप बनाते हैं जिसका अपना बजट है, जिसमें इतने आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक छात्र की जिम्मेदारी, अगर एक छात्र ने फॉर्म भरा है तो एक छात्र की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की भी है और उसी एक छात्र की जिम्मेदारी एनटीए की भी है। तो आखिर, और रही बात छात्रों की, 24 लाख छात्र हैं तो वहां पे बहुत आम बात है कि मनभेद और मतभेद तो होगा ही। कुछ लोग कहेंगे कि करा लो, कुछ कहेंगे कि नहीं कराओ, लेकिन जो जांच में गड़बड़ियां सामने आई है इस पर कोई ठोस निर्णय तो निकलना चाहिए ना, और जल्दी निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई के दौरान जिस बात का जिक्र किया था वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। वो महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर मान लीजिए कि कुछ एक छात्रों ने कहीं गड़बड़ी उनकी पाई भी जाती है और बड़े पैमाने पर वो गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इससे जो 24 लाख छात्र अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन में, जिसमें से करीबन जो 50,000 या 1 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ला करके क्वालिफाई भी किया है, उनके साथ भी कहीं इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ छात्रों की गलती की सजा 1 लाख छात्रों को आप नहीं दे सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चिंता का विषय है। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद में मद्रास आईआईटी से डेटा एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और ये हलफनामे में केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। लेकिन अंकित, वो जो ये आईआईटी मद्रास ने रिपोर्ट दी है तो उस पे जो इन्होंने पैमाना तय किया है,
यह भी तो तय होना चाहिए ना कि वो पैमाना इनका कैसा है। वो 10 छात्रों का, 100 छात्रों का, 1000 छात्रों का, लाख छात्रों का, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, एक संख्या बतानी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक छात्र के लिए, अगर एक छात्र के साथ भी गड़बड़ी हुई है, कहीं एक जगह भी गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनटीए में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर छोटे स्तर पर किसी केंद्र, जो परीक्षा केंद्र था, अगर वहां से पेपर लीक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पेपर लीक पर सरकार का हलफनामा क्या कहता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बताने जा रहा हूं कि हलफनामे में क्या क्या कहा गया है। नीट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी नहीं है, जो सरकार ने हलफनामा दिया उसमें यह बात लिखी गई है। सिलेबस में 25% कम होने से मार्क्स में बढ़ोतरी की गई है। आगे कहा गया है कि 2 साल तक का डेटा एनालिसिस किया गया। जो हलफनामा दिया गया है सरकार की ओर से, उसकी हम बात कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अंकित मेरे सहयोगी, मद्रास के डेटा एनालिसिस का जिक्र भी सरकार ने अपने हलफनामे में किया है। बड़े स्तर पर किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। पहले तो सरकार ये मानने को तैयारी नहीं थी कि धांधली नहीं हुई, फिर कहती है कि धांधली हुई है, अब ये कह रही है कि नहीं, बड़े हुई तो है लेकिन बड़े स्तर पर नहीं हुई है। इसका यही मतलब निकलता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी, ये बात भी सामने आ गई है। तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं और कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ऐसे कैसे होगा माय लॉर्ड? अभिषेक उपाध्याय। देखिए, यहां पर सबसे जो बड़ा सवाल है वो है लॉस ऑफ फेथ का। भरोसा टूटा है। और अंकित एकदम सही कह रहे हैं कि सरकार की सोच यही है। एनटीए और सीबीआई जितनी भी जांच पड़ताल अभी चल रही है उसमें यही आ रहा है कि स्केल क्या है। ऐसा ना हो कि स्केल के चक्कर में हम एक वर्ग ऐसा है छात्रों का जिसके साथ में अन्याय हो जाए, जिसने मेहनत से एग्जाम दिया है और वो इसकी चपेट से बाहर है। लेकिन जो मसला है वो मसला है फेथ का। अगर आपने ये मान लिया है कि लीक हुआ है, अगर आपने ये मान लिया है कि इरेगुलरिटी हुई है और उसके साक्ष्य आपके पास हैं, तो उससे पूरा का पूरा विश्वास टूट जाता है, यकीन जो है वो ध्वस्त हो जाता है। और एनटीए जैसी बॉडी जो एक नहीं बल्कि अनेक परीक्षाएं कराती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, मेडिकल की हो, ये जेएनयू की हो, डीयू की हो, अगर उसके साथ ये हो रहा है तो आप सोचिए कितने छात्रों के यकीन पर ये चोट पहुंची है। तो ये पहलू, दोनों ही पहलू हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी फैसला हो। आप जितना देरी करेंगे फैसला लेने में, जितना ये मामला उलझेगा, उतना ही छात्रों का भरोसा टूटेगा और आखिर में आप अगर 1 महीने बाद कोई सलूशन निकाल भी लेंगे तो उस भरोसे को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं जो तब तक बिखर चुका होगा। और इससे अभिषेक मुझे लगता है ये भी पता चलेगा कि जो इस देश के नीति नियंता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, वो भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य है, वो हर नेता के भाषण में होते हैं, हर जगह लेख में लिख दिए जाते हैं कि भारत का भविष्य ऐसा हो वैसा हो, ये बच्चे भारत का भविष्य बनाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। ये है भारत के भविष्य का हाल और नीति नियंता ये कर रहे हैं भारत के भविष्य के साथ। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए, सीबीआई जो जांच कर रही है, एनटीए जो बातें अपनी कह रही है, उनकी राहें कैसे अलग है, इसके बारे में जरा आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, एनटीए के हलफनामे में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ, ये बात सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। एनटीए का जो हलफनामा है उसने कहा किसी भी ट्रंक से कोई पेपर गायब नहीं है। सीबीआई कह रही है कि नहीं, पेपर लीक हुआ और ये कह रही है कि नहीं, कोई पेपर गायब नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया पेपर के 2 सेट की सील टूटी हुई मिली। एनटीए कह रही है किसी भी ट्रंक का ताला नहीं तोड़ा गया। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल कोई समानता नहीं है जो सीबीआई कह रही है और जो एनटीए कह रही है। इसको लेकर ये सारे पॉइंट्स हैं जो सवाल खड़े करते हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पटना के लॉन प्ले स्कूल से जले कागजात मिले थे। एनटीए इस पे क्या हलफनामे में कहा है किसी भी बड़े धांधली के कोई सबूत उनको नहीं मिले हैं। सीबीआई की रिपोर्ट है कि जले प्रश्न पत्र से 68% प्रश्नों का जो है ये मिलान हुआ है और एनटीए कह रहा है कि प्रश्न पत्र के यूनिक नंबर विशेष उम्मीदवार को ही मिलते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ सीबीआई और एक तरफ यहां एनटीए, इन दोनों के बयान काफी अलग अलग हैं। दोनों की जांच में जो दोनों के तर्क दिए जा रहे हैं वो अलग है। सीबीआई जांच कर रही है, वो कुछ और कह रही है, एनटीए जांच करके कुछ और कर रही है। अंकित गुप्ता लगातार इस खबर को देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। अंकित, ऐसे कैसे चलेगा? सीबीआई कह रही है कि नहीं,
पेपर लीक के सबूत उसको मिले हैं, जले हुए प्रश्न पत्र से 68% का मिलान हो रहा है, और एनटीए कह रही कि नहीं 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 सब ठीक है, सब ओके है। विवेक, पहले हमको यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई करना होगा कि ये जो आपने बातें कही हैं, सीबीआई ने आज जो अपनी रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में दी है, उसके अभी जो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जो बातें कही गई हैं, ये जो पटना में जांच की थी ईओयू, उसकी रिपोर्ट में ये तमाम चीजें कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जले हुए पेपर मिले हैं, पेपर लीक हुआ है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और ईओयू ने अपनी वो जांच रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दी है। तो यहाँ पर अभी हमको दर्शकों को ये बताना होगा कि सीबीआई की रिपोर्ट में ये सारी चीजें नहीं कही गई है। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, की रिपोर्ट जो सीबीआई को सौंपी गई उसमें यह बात कही गई, वो रिपोर्ट सील्ड कवर में। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और वो जो सीबीआई ने भी उस पर अपनी जांच आगे बढ़ा ली है, जो जांच आगे बढ़ाई है सुप्रीम कोर्ट में सील्ड कवर में वो रिपोर्ट दे दी है। जब मामले की अगली सुनवाई होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई का रुख क्या एनटीए के से मिलता जुलता है या फिर उससे अलग है, क्योंकि ईओयू का रुख की बात करें और एनटीए के जवाब की बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था। लेकिन क्या जो जांच एजेंसी सीबीआई है, जो कि जो पटना के अलावा यानी कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उसके अलावा अन्य राज्यों में जो जांच कर रही, गुजरात, जो तमाम राज्यों में जांच कर रही है, उसकी जांच में क्या निकल के आया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जांच इतनी लंबी चलती जाएगी तो फिर छात्रों का भविष्य क्या होगा? दो मुझे लग रहा है कि ऐसी जो संभावनाएं बन रही हैं, एक तो ये कि अगर मान लीजिए रीनीट होता है, जिसकी संभावनाएं कम दिख रही हैं, रीनीट होता है तो इसमें कई छात्र होंगे जो खुश होंगे, लेकिन कई छात्र ऐसे भी होंगे जो अपनी तैयारी पूरी करके परीक्षा दे चुके हैं, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ ये कैसे जस्टिस होगा? बिल्कुल, उनके साथ जो है एक तरह से अन्याय भी होगा, और इसी वजह से ये तमाम पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले रखे जा चुके हैं। इसी वजह से मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने जो सुनवाई की थी 2 दिन पहले, उसमें इन पहलुओं का जिक्र भी किया था, और तभी जो है केंद्र सरकार से, एनटीए से और सीबीआई से कहा था कि हमको ये देखना होगा कि अगर पेपर लीक हुआ है उस समय, क्योंकि एक सवाल है अभी भी कि क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो किस पैमाने पर हुआ, क्या गिने चुने छात्रों को उसको फायदा मिला है या फिर बड़े पैमाने पर। इसी में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जो एनटीए के एफिडेविट में एक बात कही गई है कि 153 छात्र देश भर में आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको गड़बड़ी के आरोप में, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश और बाढ़ से इन दिनों आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। दिल्ली में बवाना में मुनर नहर जो है उसके टूट जाने से जेजे कॉलोनी में जल जमाव हो गया है। यहां पर 6 ब्लॉक में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। अब यह पानी तेज गति से दूसरे इलाकों में जा रहा है। दूसरी तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जो आपको स्क्रीन पर एक दिख रही होगी। यहां शारदा नदी अपने पूरे उफान पर है। दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर श्रावस्ती की, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। यूपी के कासगंज में गंगा नदी में अचानक पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया। कई गांवों में कटान का खतरा बढ़ गया है। सिद्धार्थनगर में एक बारात बाढ़ के बीच में जाते हुए दिखी। दूल्हा दुल्हन दोनों जो है वो नाव में सवार थे। नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से कुशीनगर में बूढ़ी गंडक जो नदी है और जो नारायणी नदी है वो उफान पर है। नारायणी नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग दहशत में रह रहे हैं और कमोबेश ऐसा ही हाल बिहार के सुपौल का है। कोसी नदी में उफान आने से दर्जनों गांव में बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर चलिए, वहां पर एक अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। कड़ी मशक्कत के बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। तो ये हम उस त्रासदी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो आसमान से बारिश बनकर बरस रही है, लोगों का जीना मुहाल कर रही है। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का जो बैराज है वो टूटा है। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इसकी वजह से जनजीवन वहां पर मुहाल हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। क्यों घुसा है? क्योंकि उत्तरी दिल्ली की जो मुनक नहर का बैराज है वो टूट गया है। बैराज टूटने की वजह से जो जेजे कॉलोनी है वो जलमग्न हो गई है। बहुत मात्रा में जो पानी आ गया है। अब ये तस्वीरें देखिए जरा, रोड तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये मोहल्ले का हाल है। सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। ये जेजे कॉलोनी है। जेजे कॉलोनी में मुनक नहर का बैराज टूटने के बाद कैसे हालात खराब हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीर है। ऊपर से तस्वीर आप देखेंगे तो हरे पेड़ पौधों के अलावा जो घर हैं उसके नीचे जो सड़कें पहले दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई देती हैं। और लोग कैसे, यहां आप देख रहे हैं एक छोटी सी बोट भी मेरे ख्याल से चल रही है, वो जो है तस्वीरों में दिख रहा है। तो लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जो मुनक नहर बैराज है उसका पानी अंदर जे कॉलोनी में घुस गया है। क्या लोगों के घर, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जितने ग्राउंड फ्लोर की जो घर है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, कमर तक पानी है। जो एक शख्स बाहर से उधर से आगे की ओर आ रहा है, ये दूसरे सड़क की तस्वीर है, लेकिन कमोबेश हालात पूरे इलाके के यही हैं। कहीं भी रोड के दर्शन आपको नहीं होंगे। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, जो आसपास के खेत। अब ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी बवाना की तस्वीर है। यहां पर भी पानी कैसे भर गया है बैराज टूटने से, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ये पानी जो है वो निकाला गया है कि नहीं, ये मेरे सहयोगी श्रीनिवास आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और वो बताएंगे कि अभी हालात क्या हैं, जनजीवन कैसे मुश्किल हो गया है। उसके बाद सरकार पानी निकालने के लिए क्या कह रही है, श्रीनिवास? विवेक, देखिए अभी जो फिलहाल ये तस्वीर है, ये ठीक हमारे सामने आप ये देख सकते हैं जे कॉलोनी का ये इलाका। अभी भी ये पूरा इलाका जलमग्न है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे के आसपास से प्रशासन जो है वो यहाँ पे अलर्ट हुआ और पानी के मोटर लगाए गए हैं जगह जगह पे, जो कि नाकाफ़ी हैं। वो इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं, लेकिन हाँ, जो भी इंतज़ाम है पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो कम हो रहा है। और जहाँ तक उस बैराज की बात है, जो वो हिस्सा है जो मुनक नगर का टूटा था, उस हिस्से की मरम्मत भी अब तेज़ी से की जा रही है। कुछ देर पहले उस हिस्से के पास दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी पहुंची थी और उन्होंने उस इलाके का मुआयना किया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो हालात हैं, ख़ास करके यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ है। ना तो बिजली है यहाँ, ना पिछले रात से इनके पास पीने का पानी है, और प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं कि उन्हें खाना पानी कुछ भी मुहैया कराया जाए। और आप देख सकते हैं कि घरों में जाना मुहाल है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर है यहाँ पे। विवेक, कुछ लोगों से बातचीत कर लीजिए। आपके आसपास मुझे लोग दिख रहे हैं कि क्या, कब पानी घुसा था और कैसी दिक्कतें हो रही हैं, अगर ये लोग बताना चाहें तो। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ। आप यहीं के भैया? कितने बजे पानी आया था? 2 बजे करीब आया यहाँ पे पानी। 2 बजे के पानी आया। अब क्या हाल है? आपको क्या लगा रात में जो कुछ कमी आई है? 2 घंटे बाद ये अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे सांप और मच्छर के ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं, ये बताइए कि पानी में कमी आई है? जल कमी आई है सर, लेकिन जो स्तर पे काम होना चाहिए वह प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा है। जी, क्या कह रहे थे? इधर आइए, काफ़ी स्लो काम चल रहा है। इधर आइए। हाँ, काफ़ी स्लो काम चल रहा है यहाँ पे। मतलब इसमें 2 घंटे 4 घंटे कितना टाइम लेगा कोई पता नहीं इसका अभी, लेकिन ये है कि पानी धीरे धीरे हो रहा है, कम निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आप लोग पंप लगे हुए हैं इंतजाम पानी वानी का? वैसे कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। बस भैया लगे हुए हैं ना, पंप जितने लगे हुए हैं, ये पानी भी ढंग से नहीं खींच पा रहे। कितने स्लो चल रहे हैं, पानी कहाँ से निकलेगा इतनी जल्दी? आप भी देख सकते हो कितने स्लो चला रखे हैं। आप लोग कैसे, कल रात से खाना पीना कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। जो मिल गया तो खा लिया, नहीं तो बैठे तो हैं। कोई आया यहाँ पे जिसने कुछ मुहैया कराया हो? अभी किसी ने कुछ नहीं कराया। वो चावल बना के दे दिए बस लोगों को, बस उसी से हो गया। कोई अधिकारी पदाधिकारी, कोई नेता मंत्री आए हैं, छोटे मोटे आए थे, चले गए। जो देख दाख के छोटे मोटे मतलब जो भी आए थे, जो विधायक वगैरह जो अपने यहाँ के हैं, जो भी हैं, वो आए थे और आके चले भी गए। उनका क्या, घूम करके चले गए देख करके। ऐसा यो विधायक है, यहाँ प्रशासन अभी कोई तगड़ा काम नहीं किया है। और ये पानी जो है ना 1.5 फुट का अभी तक कम हुए हैं। और बच्चे लोग गर्मी के मारे सब इधर उधर भटक रहे हैं। पूरे बच्चे लोग इधर बैठे हुए हैं। खिच्चर लाए तो थोड़ी ये मिर्चे थे बच्चे। आप ये, हमने ये भी सुना कि यहाँ पे एक महिला की मौत भी हो गई है। ये महिला की मैं हम ये सब चीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे एक महिला की मौत, जो जब बाढ़ आया, पानी अंदर आया ये कॉलोनी के अंदर, तो उस महिला को अचानक वो सुनी दहशत में आ गया और उसका मौत हो गया। नेताजी लोग तमाम आए, तस्वीरें खिंचवा के गए। हाँ, वो तस्वीर खींच करके गए हैं, लेकिन यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। सीलो काम हो रहा है। 1.5 फुट पानी निकाला है। अभी देख रहे हैं पूरी छाती भरी हुई है पानी लोगों की। अंदर में अभी छाती पूरी पानी भरी हुई है। और ये कुछ खेत वाले लोग जो है ना,
वो कुछ सुराख कर करके पैप लगा के पानी निकालते हैं नहर से। इसके वजह से और दिक्कत हुई है, खेत के वजह से हुई है। खेत वाले पैप नहीं लगाते नीचे खोद करके, तो पानी विवेक देखिए, ये कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा इसको नहीं कह सकते। मुनक कैनाल जो पीछे से जाता है, ये बताया जा रहा है कि पीछे खेती बाड़ी भी होती है और लोग उसमें खेती के लिए उसमें पाइप डालने के लिए सुराख बनाते थे, और वो सुराख कल रात इतना बड़ा हुआ कि तकरीबन 8 से 10 फीट का हिस्सा जो है वो टूट गया और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है जी। लोग जो यहाँ के हैं वो कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो काफ़ी नहीं है और काम यहाँ पे बहुत ही धीरे चल रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जल मंत्री जो है दिल्ली सरकार की आतिशी भी आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंची जहाँ सबसे इफेक्टेड एरिया है, बल्कि उस जगह पहुंची जहाँ पे बांध टूटा था। वहाँ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, जो अमूमन होता है, फोटो ऑप टाइप की एक चीजें की गई। तो कुछ इस तरह के हालात हैं विवेक। प्रशासन जनिक आपदा इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास, जब लोगों के पास अपडेट है कि लोग नीचे से खोदकर पानी निकाल रहे हैं, उसकी वजह से बांध टूट गया, तो क्या प्रशासन के पास अपडेट नहीं होगा? क्या वहां पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है लोगों की, वो काम नहीं कर रही होगी? यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप हमारे साथ रहिए बने हुए। एक और बड़ी अपडेट में देने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावितों के बीच सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी ने प्रभावित जो लोग थे उनमें राहत राशि बांटी। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो कई इलाके हैं जो, अभी तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे दिल्ली की, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई राज्य हैं जहां पर ये बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जो वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। जो प्रभावित लोग हैं बाढ़ से, उनमें उन्होंने राहत राशि भी बांटी है। सभी पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हर संकट में उनके साथ खड़ी होकर के उन्हें हर संभव मदद देगी। वीरेश पांडे दिख रहे हैं श्रावस्ती से। वीरेश, यहाँ पर कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों को जो है राहत राशि जो है वो बांटी गई है, और अभी के क्या अपडेट हैं, जरा बताइए। देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं वो प्रभावित हुए हैं, और अगर आप प्रभावित लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को विस्थापित किया गया है, उनको ऊंची जगहों पर ले जाया गया है। उन्हीं के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कल वो पीलीभीत थे, लखीमपुर थे, आज श्रावस्ती और बलरामपुर थे। तो श्रावस्ती में उन लोगों ने जो पीड़ित थे उनको एक कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें राहत सामग्री बांटी। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग थे, गांव था जहां पर 11 लोग फंस गए थे राप्ती के पानी में। उस लोगों को बचाने की जो प्रक्रिया पीएससी के जवानों ने किया था और साथ ही साथ वहां के गांव वालों ने किया था, उनको सम्मानित करने का भी काम किया था। और जो श्रावस्ती है उसमें कई ऐसे परिवार हैं जिनके लोग नहीं रहे इस राप्ती की बाढ़ की वजह से। तो 4 ऐसे परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उन्होंने दिया, उसका चेक दिया मुख्यमंत्री ने। और जिला प्रशासन को ताकीद किया कि जो भी विस्थापित हैं उनको बेहतर तरीके से निगरानी की जाए और साथ ही उनकी देखभाल की जाए, खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत ना हो। और एक बड़ा लगभग हुजूम था, मैं देख सकता था कि वहां हजारों की संख्या में जो विस्थापित लोग हैं वो आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने 10 लोगों को बैग बांटा, एक जो सांकेतिक रूप होता है, और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ जिला प्रशासन ने हजारों जो विस्थापित आए हुए थे उसमें दाल, चावल, नमक, साबुन, तेल सब कुछ था, जो 2 पोटली उनकी बड़ी बड़ी पोटली थी जिसको दिया। तो मुख्यमंत्री इसके बाद से बलरामपुर चले गए। तो जो बहुत सारे ऐसे विस्थापित थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पिछले साल के तुलना में इस साल विस्थापितों की जरा देखभाल ज्यादा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ आती है, उसके बाद से ये लोग विस्थापित होते हैं, तो जो बोल्डर पड़ता है, जो पत्थर पड़ते हैं, जो बोरी पड़ती है, वो कहाँ चली जाती है। तो ये एक तरीके से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अधिकारियों के लिए ये आपदा जो है अवसर की तलाश है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश करो, तो ये अधिकारी सचमुच उसे सबसे ज्यादा अंगीकार कर चुके हैं। क्योंकि जब आपदा आती है तो उनकी जेबें भरती हैं, और जब अधिकारी डूब जाते हैं पैसे में तो लोग भी डूब जाते हैं, क्योंकि
अधिकारी पैसा लूटते हैं और लोग जो है उसमें डूबते जाते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। एक तरीके से ये रस्म हो चुका है कि हर साल हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखाते हैं कि ये देखिए हाहाकार, ये देखिए तांडव, ये राप्ती और घाघरा ने उग्र रूप धारण किया है। तो ये हम लोग भी दिखाते हैं, आप एंकरिंग करते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं। और कोई अंदाजा है कि आप श्रावस्ती में जब मौजूद हैं कितने दिनों में पानी कम होगा? पानी तो कम हो रहा है जी, निश्चित रूप से पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, ये एक शुभ संकेत है। और पानी कल से कम हो रहा है। और राप्ती के आसपास, राप्ती की एक खासियत ये होती है कि पानी उसमें अचानक आता है और कम भी बहुत तेजी से होता है। और कम होने का कारण यह है कि ठीक है वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट मैं दे रहा हूं दर्शकों को। वीरेश, आप हमारे साथ रहिए, एक और दे रहा हूं अपडेट दर्शकों को। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा है, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। रानीगंज के पास एक जो तटबंध है वो टूट गया है, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में उफान पर है शारदा नदी, कई गांवों में उसकी वजह से बाढ़ का पानी घुस गया है। रानीगंज के पास एक जो तटबंध है वो भी टूट गया है। तो ये जो तटबंध है वो टूट गया है, बाढ़ का पानी घुस गया है, शारदा नदी जो है वो उफान पर है। ये जो बांध टूटा है, ये जो तटबंध टूटा है, क्या वजह है इसकी वीरेश? ये सिर्फ पानी का जलस्तर बढ़ जाने से टूटा है या फिर यहां भी प्रशासन की लापरवाही है? बोलता है, देखिए निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही नहीं होती। अभी मैं आपके साथ लाइव कर रहा था तो मैं कटान की जगह पर खड़ा था। जैसे ही मैं आपने मुझसे सवाल पूछना शुरू किया वैसे ही इस गड्ढे में मैं गिर गया। तो ये जो कटान की समस्या है ये समस्या निदान इससे नहीं मिलता है। जो सिंचाई मंत्री हैं वो भी आते हैं हेलीकॉप्टर में, कभी उड़ते हैं, कभी लोगों के बीच चलते हैं, एक फोटो आता है और फोटो को प्रसारित किया जाता है। बड़ी बड़ी तरकीब है साहब, लेकिन हम लोग तो लोगों के बीच में जाते हैं, जमीन पर रहते हैं और अधिकारियों को भी देखते सुनते हैं और कभी कभी उनके बीच में ऑफ द रिकॉर्ड भी बैठते हैं, उनके विरोधियों के और उनके पक्ष में। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आपदा उनके लिए अवसर है और वो खूब मस्त हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही आए। और हर साल का एक रस्म है कि मैंने कहा कि टेलीविजन स्क्रीन पे हम हाहाकार दिखाते हैं और मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों का दौरा दिखाते हैं और हर साल जो विस्थापित हैं उनके बीच में वितरण दिखाते हैं। कभी दिल्ली का दिखाएंगे, कभी हरियाणा का दिखाएंगे, कभी यूपी का दिखाएंगे, कभी इस जिले का दिखाएंगे। अभी तो शुरुआत है साहब, अभी तो शुरुआत है। हमारा ये दायित्व है, जब तक सिस्टम कहीं का सुनता नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं, प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तब तक हम दिखाते रहेंगे, अपना दायित्व निभाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट, अब अगली बड़ी खबर की ओर मैं बढ़ने जा रहा हूं। पुणे की ट्रेनी आईएएस विवादों में आई पूजा खेडकर की दिव्यांगता पर सवाल है, पूजा के ओबीसी सर्टिफिकेट पर भी सवाल है, आईएएस पर ऑफिस में कब्जा करने का भी आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने आईएएस पूजा पर कई सवाल उठाए हैं। तो अब हम आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि उनकी दिव्यांगता पर भी सवाल है, मतलब जो उन्होंने सर्टिफिकेट अपना दिया था उस पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। पूजा खेडकर जो हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट जो उनका था उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं और जो ऑफिस में कब्जा करने का आरोप इन पर लगाई है एक आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने इस पर बड़े सवाल भी उठाए हैं। तो ये जो है पहले भी विवादों में रही हैं पूजा खेडकर, अब जो है फिर से एक नया विवाद शुरू हुआ है जिसमें इनकी दिव्यांगता पर सवाल उठाया जा रहा है। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए थे, अपने आप को जो दिव्यांग बताया था, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार ये जो चल रही हैं तस्वीरें सुनिए, फिर मैं वापस लौटता हूँ। बंगलों पे आई है और इस बंगलों को खोलने के लिए पुणे पुलिस अनुरोध कर रही है। डॉक्टर खेडकर के घर से दरवाजा खोलने के लिए ये हम आपको उसी आईएएस लेडी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अभी अभी विवादों में आई है और इसका पहले भी विवादों से नाता रहा है। इनके जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट जो इन्होंने दिया था, फायदा लिया था उसका, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है, अब उस पर भी जो है वो सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो इस पर अपडेट देंगे। आरटीआई जब उसमें दाखिल की गई थी तो और क्या क्या उसमें लिखा गया, पहले ये जानकारी दीजिए। नहीं, सवाल यही है कि ये जो
पूजा खेड़कर है उन्होंने जो IAS का दर्जा हासिल किया है वो इस बिना पे किया है कि वो डिसेबल है, यानी उनको फिजिकल डिसेबिलिटी है और ये डिसेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल की है जिसमें टाइप 5 की डिसेबिलिटी हम कहते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। लेकिन जब उनको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया दिल्ली के एम्स अस्पताल में, तब उन्होंने जाने से मना कर दिया। उसके बाद ये मामला कैट में यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ पर उनकी जो अपील है वो खारिज की गई और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको फिर से IAS में शामिल किया गया, ये अब तफ्तीश का विषय बन चुका है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग उनके होम टाउन पुणे में की गई। असल में उनकी रैंकिंग बहुत ही पीछे थी, 821 नंबर की उनकी रैंकिंग थी, बावजूद उसको उनको IAS मिला, उनको पुणे भेजा गया। और जब पुणे में उन्होंने यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके केबिन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनका तबादला किया गया है वासिम ज़िले में, महाराष्ट्र के, और आज से उन्होंने वासिम ज़िले में अपना जो कार्यभार है, जो अपना काम है वो शुरू भी किया है। लेकिन कई सारे सवाल है, ये सवाल हमने यहाँ पर पूछने की कोशिश की। यहाँ पर ये जो खेड़कर फैमिली है उनका ये बंगला है, यहाँ पर वो वही ऑडी कार हम देख सकते हैं जिस ऑडी कार पर लाल दिया लगाकर पूजा खेड़कर पुणे के जिला अधिकारी कार्यालय में जाती थी। लेकिन ये सब जो है वो नियमों के परे था। तो अब पुणे पुलिस ने ये तय किया कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए पुणे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे। ये आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट आ गई है वो देता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट है लेडी IAS को लेकर, अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूजा खेड़कर के घर पर पुलिस पहुंची है, पुलिस के साथ पूजा खेड़कर के घर हल्की झड़प भी हुई है। विवादों के बाद जांच के लिए यहां पर पुलिस पहुंची थी और वहां पर झड़प हो गई। ये बड़ी अपडेट मैं आपको पूजा खेड़कर से जुड़ी हुई बता रहा हूं। पुणे में पूजा खेड़कर के घर पर पुलिस पहुंची थी, जो विवाद हुआ था उस पर पूछताछ करने के लिए, लेकिन यहां एक अलग विवाद खड़ा हो गया। पुलिस के साथ पूजा खेड़कर के घर हल्की झड़प भी हुई है। विवादों के बाद जांच के लिए यहां पर पुलिस पहुंची थी और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो हल्की झड़प भी वहां पर हुई है। IAS पूजा खेड़कर के यहां पुलिस पहुंचने पर झड़प हुई है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मंदार गुंजारी जो है मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आएंगे, लेकिन आपको पहले ये सुनाते हैं। Provide me to speak about that, so sorry, I cannot. Government rules do not allow me to speak anything on this matter, so I'm sorry, I cannot speak anything. मेरे सहयोगी मंदार मेरे साथ लगातार बने हुए। मंदार, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, कितने लोगों की टीम पहुंची थी और किससे झड़प हुई है? इस बंगले के अंदर पूजा खेड़कर की माँ मनोरमा खेड़कर है और पुणे पुलिस ने, जैसे कि मैंने कहा, कि ये तय किया है कि पूजा खेड़कर ने जो लाल दिया अपनी निजी ऑडी कार पर लगाया था और उसके ऊपर वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ऐसा भी एक बोर्ड उन्होंने लगाया था, ये इलीगल है, ये नियमों से परे है, ऐसा पुणे पुलिस का कहना है। क्योंकि अभी तक पूजा खेड़कर आधिकारिक तौर पर अधिकारी नहीं बनी है, वो उनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। बावजूद उसके उन्होंने उनके खुद के गाड़ी के ऊपर ये बीकॉन लगाया था। तब अब पुणे पुलिस कह रही कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के लिए पुणे पुलिस यहाँ पर आई थी और उसके बाद ये कि पुणे पुलिस झड़प हो गई। लेकिन पूजा खेड़कर की जो माँ है, ठीक है, मनोरमा खेड़कर, उन्होंने पुलिस से इस तरीके का व्यवहार किया है। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक में आरोपी रॉकी को CBI ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आज उसको पटना में CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया। 10 दिनों की रिमांड CBI को मिली है। रॉकी संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। शक है कि पेपर लीक मामले में इसकी अहम भूमिका है। रॉकी फरार चल रहा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।